माय ऑल डियर फ्रेंड एंड मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और छात्र छात्राओं को जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं पूरे भारत में किसी भी कॉलेज में किसी भी यूनिवर्सिटी में आज हम एक नए लेक्चर एक नए टॉपिक पे आपको लेक्चर देने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो मैकियावेली है। आप जानते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मैकियावेली का बहुत बड़ा स्थान है। और जिस तरह भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य वेस्टर्न पॉलिटिकल, अगर हम थिंकिंग की बात करें, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करें, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है इटली के मैकियावेली का नाम आता है। 1469 में इटली में फ्लोरेंस शहर है, वहीं पर एक मध्यम परिवार में मैकियावेली का जन्म हुआ था। 1469 इटली का फ्लोरेंस शहर। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि मैकियावेली बहुत बड़ा नाम है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। जो स्थान भारत के कौटिल्य को प्राप्त है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, ठीक उसी प्रकार इटली में वही स्थान मैकियावेली को प्राप्त है। पूरे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की यदि हम बात करें तो मैकियावेली का नाम सबसे ऊपर आता है। मैंने अभी आपको बताया कि मैकियावेली का संबंध इटली से है। इटली में वो पैदा हुआ था 1469 में फ्लोरेंस शहर में। मैकियावेली वास्तव में अपने युग का एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्यवेक्षक था जिसने अपने युग की वो तमाम बातों को अध्ययन किया और अपनी रचनाओं में उसका समाधान भी प्रस्तुत किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने जो समकालीन जो परिस्थितियाँ थीं, जो अपने युग में जो उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, उसको न केवल बहुत ही नज़दीक से ऑब्जर्व किया, पर्यवेक्षण किया और उसका अध्ययन किया, और अध्ययन के पश्चात उसने अपनी रचनाओं में इसका जिक्र भी किया, समाधान भी किया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो मैकियावेली की, वैसे तो मैकियावेली ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट उसका ग्रंथ है वो प्रिंस है। इसके अलावा डिस्कोर्सेज है और इसके अलावा युद्ध की कला है। ये तीन जो ग्रंथ हैं मैकियावेली को सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन जो प्रिंस और डिस्कोर्सेज ये काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वास्तव में मैकियावेली अपने युग का शिशु था, क्योंकि मैकियावेली को पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधि भी कहते हैं। और पुनर्जागरण युग मैकियावेली के युग से ही शुरू होता है और वहीं से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। तो इसीलिए मैकियावेली को पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधि भी कहते हैं। और क्योंकि आधुनिक युग की शुरुआत यदि होती है तो मैकियावेली के युग से ही शुरू होती है। तो मैकियावेली बहुत बड़ा नाम है। एक बहुत बड़े विद्वान थे डर्निंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। अकॉर्डिंग टू डर्निंग, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि डर्निंग ने यहाँ तक कह दिया था कि मैकियावेली वास्तव में अपने युग का शिशु था, क्योंकि वो जो बहुत ही प्रतिभाशाली था और उसने अपने समय की जो समकालीन परिस्थितियाँ थी उसका अध्ययन किया, उस सामाजिक बुराइयों को नज़दीक से देखा और उसका समाधान भी अपने ग्रंथों में किया। तो वास्तव में आधुनिक युग के यदि पिता की बात करें, मॉडर्न एरा के जनक की बात करें, तो वो भी मैकियावेली ही है। क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि मैकियावेली का जो युग है उसी युग से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। और आधुनिक युग का जनक भी हम मैकियावेली को ही कह सकते हैं। बहुत, क्योंकि देखिए मैकियावेली जो व्यक्ति था उसने अपने तमाम जो ग्रंथ थे उसमें ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है, पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति है, उसका प्रयोग किया और तमाम इस पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने सारे ग्रंथों में इसका जिक्र भी किया है। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम इसको अपने युग का शिशु क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसने अपने समय की समस्त बातों का, समस्त परिस्थितियों का, जो समकालीन जो परिस्थितियाँ थी
उसको बहुत ही नज़दीक से देखा, उसका अध्ययन किया, उन बुराइयों को महसूस किया और उन रचनाओं में, अपनी रचनाओं में इसका जिक्र और समाधान भी किया। मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो स्थान कौटिल्य को प्राप्त है, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, आचार्य विष्णुगुप्त भी कहते हैं, ठीक वही स्थान इटली में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली को प्राप्त है। 3 जो सबसे अहम जो रचनाएं हैं मैकियावेली की, प्रिंस, डिस्कोर्सेज एंड युद्ध की कला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देखिए 1469 में जब इटली में मैकियावेली का जन्म हुआ था, तो चूँकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था और यही वजह है कि मात्र 25 वर्ष की अवस्था में उसे अपने ही देश में फॉरेन मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में उसे एज ए क्लर्क काम करने का अवसर मिला। और क्योंकि वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसी वजह से अपने काम की ईमानदारी के प्रति वो बहुत ही सजग रहता था, बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को करता था। यही वजह है कि वहाँ की सरकार मैकियावेली के प्रतिभा और लगन से प्रभावित होकर कई बार, खासकर यूरोपीय देशों में, जो यूरोपीय कंट्री हैं, उनमें कई बार एज ए एम्बेसडर, राजदूत के रूप में वो करीब करीब 23 से 24 बार एज ए एम्बेसडर बन के कार्य किया, राजदूत बन के कार्य किया, खासकर यूरोपीय देशों में। और यही वजह है कि मैकियावेली को इटली का प्रथम राष्ट्रवादी भी कहते हैं। देखिए मैकियावेली की जो अपने देश के प्रति जो प्रेम था, वो किसी से छिपा नहीं था। जैसे भारत में हम महात्मा गांधी जी को कहते हैं, ठीक उसी प्रकार इटली में मैकियावेली एक बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त था और अपने देश के प्रति बहुत उसको प्यार भी करता था। तो इसीलिए मैकियावेली के विचारों से ही लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना और प्रेम की भावना जागृत हुई। तो इसी वजह से हम मैकियावेली को प्रथम देशभक्त और प्रथम राष्ट्रभक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके ही विचारों से प्रभावित होकर इटली के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति श्रद्धा बहुत ज़्यादा जागृत हुई। तो इस वजह से हम उसे इटली का प्रथम राष्ट्रवादी और प्रथम देशभक्त भी कह सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैकियावेली ने कई चीज़ों पर अपने विचार दिया है। मानव स्वभाव के बारे में भी अपने विचार दिया है, धर्म और नैतिकता संबंधी विचार दिया है, राजा के बारे में विचार दिया है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार दिया है, राज्यों का जो वर्गीकरण कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, शासन व्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे अहम उसका मानव स्वभाव संबंधी विचार है, ह्यूमन नेचर संबंधी विचार है। क्योंकि देखिए मैकियावेली कहता है कि मनुष्य जो होता है वो स्वभाव से दुष्ट होता है, लोभी होता है। जितनी बुराइयां आप उसके अंदर कह सकते हो आप कहो, क्योंकि मनुष्य यदि किसी से बात भी करता है तो उसके भी पीछे से उसका स्वार्थ होता है। वो जब तक उसको आपकी आवश्यकता है वो आपसे जुड़ा रहता है, और जैसे आपकी आवश्यकता उसको ख़त्म हो जाती है, आपसे दूर हो जाता है। यानी मनुष्य को वो बहुत ही दुष्ट, बहुत ही लोभी माना है। और वास्तव में ये बात आज भी सटीक बैठती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मैकियावेली मानव बहुत ही दुष्ट, लोभी, स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। इसके अलावा राज्य की उत्पत्ति के अलावा राज्य का वर्गीकरण किया है कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, और ठीक इसके भी प्रकार धर्म और नैतिकता संबंधी विचार दिया है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि राजनीति को धर्म से अलग करने की बात होनी चाहिए, और राजनीति को धर्म से अलग करने की संबंधी विचार भी मैकियावेली ने दिया है। तो मैकियावेली एक बहुत बड़ा विद्वान है, पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, और वास्तव में अपने युग का शिशु था, जिसे डर्निंग ने कहा था। और आधुनिक युग का जनक भी हम मैकियावेली को कह सकते हैं, क्योंकि मैकियावेली ने जो ऑब्जर्वेशनल जो मेथड थे, जो पर्यवेक्षणात्मक जो पद्धति था, उसका प्रयोग किया। और एक यही वो विद्वान है जिसने अपनी समकालीन परिस्थितियों को बहुत ही नज़दीक से देखा, अध्ययन किया, उस समय की बुराइयों को महसूस किया, और अपनी ग्रंथ में, अपनी रचनाओं में द प्रिंस, डिस्कोर्सेज एंड आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला में उसका जिक्र किया। तो वास्तव में इटली में राष्ट्रीयता की भावना, मैंने अभी आपको बताया कि इटली में जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो मैकियावेली के विचारों से ही जागृत हुई। बहुत बड़ा नाम
निश्चित तौर पे हम आने वाले लेक्चर में उसके और संबंधी विचारों का जिक्र करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इटली के फ्लोरेंस वासी मैकियावेली की एक छोटी सी इंट्रो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था। तो निश्चित तौर पे आपको उससे ज्ञान मिलेगा। और यदि हम संक्षेप में एक बार फिर मैं कह दूं तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान इटली में मैकियावेली को प्राप्त है। मैकियावेली को पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, आधुनिक युग का जनक भी कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में वहीं से जो उसका युग है, उसी युग से आधुनिक युग की शुरुआत होती है और उसी युग से पुनर्जागरण युग की भी शुरुआत होती है। तो इसलिए उसे पुनर्जागरण युग का प्रतिनिधि भी कहते हैं, आधुनिक युग का पिता भी कहते हैं, और वास्तव में अपने युग का शिशु था। क्योंकि शिशु मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने अपनी आँखों से तत्कालीन परिस्थितियों को देखा, अध्ययन किया, महसूस किया और उसका निराकरण भी अपने ग्रंथों में किया है। तो और उसके जो तमाम जो विचार हैं, उससे प्रभावित होकर लोगों के अंदर ये देश के प्रति प्रेम और भावना जागृत हुई। तो इसलिए हम उसे प्रथम देशभक्त और प्रथम राष्ट्रभक्त भी कहते हैं। और 1469 में इनका जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में, मैंने आपको अभी बताया। और कई बार विदेश मंत्रालय में एज ए क्लर्क उन्होंने काम किया, और उसके अलावा करीब 25 से 30 बार वो एज ए एम्बेसडर खासकर यूरोपीय कंट्री में राजदूत के रूप में कार्य किया। तो बहुत बड़ा नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। जिस प्रकार चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान इटली में मैकियावेली को प्राप्त है। तो आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको मैकियावेली के और सारे पहलुओं को छूने का प्रयास करेंगे। मैं सिर्फ जाते जाते सिर्फ इतना बता दूं कि एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत बड़ा पर्यवेक्षक हम इटली के मैकियावेली को कह सकते हैं। तो जो वास्तव में जिस प्रकार आज राजनीति को धर्म से जोड़ करके बातें होती हैं, राजनीति को धर्म से अलग लेके लोग नहीं चलना चाहते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में इटली के मैकियावेली के विचार बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये विचारक है, बहुत ही बड़ा दार्शनिक है इटली का, खासकर पूरे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का मैं अगर बात कहूँ, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मैकियावेली पूरे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सबसे बड़ा नाम है, और इससे ऊपर किसी का भी नाम नहीं है। क्योंकि यहीं से पुनर्जागरण युग की शुरुआत होती है, आधुनिक युग की शुरुआत होती है, और यही वह व्यक्ति है, यही वह दार्शनिक है, यही वह विचारक है जिसके विचारों से प्रभावित होकर लोगों के अंदर देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। तो बहुत बड़ा नाम है, और हम आने वाले और अपने लेक्चर्स में मैकियावेली के और सारे विचारों को छूने का प्रयास करेंगे। तो आज आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा? छोटा सा लेक्चर है जो मैकियावेली के बारे में है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।